अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में था वो हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव्स की और उसके लिहाज से फिर साउंड की। सबसे पहले वेव को डिस्कस करेंगे। वेव की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर वेव्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल जो है यहाँ पर ये दी हुई है वाटर की सरफेस पर जब भी कोई रॉड वगैरह या कोई पेंसिल वगैरह या कोई भी पेबल स्टोन वगैरह अगर उसमें ड्रॉप किया जाता है तो वाटर सर्कुलर शेप में क्या करता है, पूरे जो मीडियम है उस मीडियम में फ्लो करता है। ठीक है, तो वाटर में ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है यानी ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पर, ये क्या हो रही है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट डिप किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस पेंसिल को जब या कह लें रॉड को जब हमने वाटर में ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने की वजह से वाटर डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये रिपल्स प्रोड्यूस हो रही हैं किसमें, वाटर की सरफेस में, यानी कि ये सर्कुलर शेप में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई भी स्टोन वगैरह लें तब भी यही फिनोमिना होगा अगर आप कंटिन्यूसली उसको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर बात कर लेते हैं एक रोप की। एक रोप यहाँ पर मौजूद है जिसको हमने डिस्टर्ब करवाया, इस साइड से इसको डिस्टर्ब किया गया। अब जब इस साइड से इसको डिस्टर्ब किया गया तो क्या हुआ, यहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे इसमें क्या हुआ, एक कर्व प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद फिर यही कर्व आगे ट्रैवल करता हुआ आगे जाएगा और इसके बाद फिर ये एट द एंड मीडियम से यानी जहाँ से ये फिक्स है रोप, यहाँ से टकरा कर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर आप किसी भी रोप को लेके ज़ोर से उससे झटके यानी उसमें जर्क प्रोड्यूस करवाएं तो वहाँ पर उसमें क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है जो पूरे स्ट्रिंग में मूवमेंट प्रोड्यूस करवा रही होती है। इसी तरह अगर हम बात करें स्प्रिंग की तो स्प्रिंग की यहाँ पर हम इसको एज ए स्प्रिंग कंसिडर कर रहे हैं। ये एक बहुत इसकी क्लियर इमेज यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में था, यानी अगर वो नॉर्मल पोजीशन में होता है तो उसमें जो गैप होता है उसके थ्रेड्स में वो बराबर होता है। लेकिन अब अगर इसको पुल किया जाएगा तो पुल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर ये कंप्रेस होगा, पुल करने के बाद जब इसको छोड़ दिया जाएगा तो कहीं पर इसमें कंप्रेशन होगी और कहीं पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड रहेगा। यानी ये हिस्सा देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेशन हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये एक्सपेंडेड है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है। हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है। मीडियम यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सरफेस। तो यहाँ पर ये नॉर्मल था, यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो गया। तो अब लास्ट वाली एग्जांपल भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमने इसको इंजन और बोगीज कंसीडर किया है। ये जो ई से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ये इंजन्स हैं और ये जो 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं ये बोगी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में जब मौजूद है ए फिगर में जब ये नॉर्मल मौजूद है तो यहाँ पर इसके स्प्रिंग का गैप बराबर है। लेकिन जब इंजन आगे मूव करना शुरू करेगा तो इंजन के मूव करने की वजह से यहाँ से इसमें क्या हो गया, गैप ज़्यादा हो गया और यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से गैप क्रिएट हो रहा है। इसके बाद जब ये और आगे मूव करेगा तो ये गैप नेक्स्ट में यानी 1 और 2 बोगी के बीच में आ जाएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं, अगर हम देखें जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सारी एग्जांपल्स में, यहाँ पे 4 एग्जांपल डिस्कस की गई हैं, चारों में अगर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, इधर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई जा रही है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वेव। वेव को उर्दू में आप लहर कहते हैं। ये लहर कब प्रोड्यूस होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करवाया जाता है, कुछ मखसूस ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि यहाँ पे मैंने बात की थी वाटर की, तो वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अगर उसको डिस्टर्ब किया जाए तो उसमें सर्कुलर शेप में वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। इसी तरह मैंने रोप की बात की,
रोप की बात करते हैं तो अगर रोप को आप क्या करें, एक ज़ोर से उसके जर्क प्रोड्यूस करवाएं या उसे ज़ोर से झटकें तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें स्नेक लाइक वेव प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग पहले नॉर्मल था, जब इसको डिस्टर्ब किया तो इसमें क्या हो गया, वेव्स जनरेट हुई। इसी तरह फिर बोगीज़ में भी वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मल पोजीशन में, यहाँ पर ये कहीं से कंप्रेस है, कहीं से एक्सपेंड है। जब स्प्रिंग को पुल किया जाता है और पुल करने के बाद उसको वापस छोड़ दिया जाता है तो वो कहीं से कंप्रेस रह जाता है और कहीं से एक्सपेंड रह जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ये जो इसमें कंप्रेशन हो रही है इस साइड से, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और दूसरा नाम हम इसका लेते हैं कंडेंसेशन। कंप्रेशन और कंडेंसेशन क्या है कि अगर स्प्रिंग को डिस्टर्ब किया तो वो जैसे पहली पोजीशन में था उससे कंजस्टेड हो गया तो हम कहते हैं वहाँ पे कंप्रेशन, या दूसरा नाम हम लेते हैं कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग क्या हो रहा है, उसका जो गैप है बीच में वो रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह यहाँ से अगर हम देखें तो इसका गैप बढ़ भी जाएगा या कह लें कि उतना ही रहा। अगर बढ़ रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रही है एलोंगेशन। एलोंगेशन भी कहते हैं और हम इसको रेयरफैक्शन भी कह रहे होते हैं। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन ये क्या है, ये कंप्रेशन कंप्रेस होना यानी जब वो रिड्यूस कर रहा है पाथ को, और एलोंगेशन और रेयरफैक्शन जब उसमें गैप बढ़ रहा है। इसके बाद अब लास्ट एग्जांपल से ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जब ये नॉर्मल कंडीशन में था तो यहाँ पर इनमें जो गैप था वो बराबर था, यानी स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं किया। इसके बाद फिर यहाँ पर जब इसने स्ट्रेच किया, इसको फोर्स मिली फॉरवर्ड, यानी ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो जब इंजन आगे जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर ये स्प्रिंग क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बाकी स्प्रिंग से बात करें तो यहाँ पर ये एक्सपेंडेड है। तो ये जो एक्सपेंशन इसमें प्रोड्यूस हुई है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पर ये इतना एक्सपेंड नहीं था लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेंड हो गया, तो इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं रेयरफैक्शन या तो फिर एलोंगेशन। इसी तरह अब यहाँ पर ये नॉर्मल था, अब नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, जब इंजन ने आगे फॉरवर्ड मूव किया तो यहाँ पर वेव जनरेट हुई। ये वेव ट्रांसफ़र कर गई किसमें, 1 और 2, यानी जो फर्स्ट और सेकंड बोगी थी इनके दरमियान में। तो ये वेव यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही है। तो अब ये यहाँ से इसमें रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, और अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें क्या है, इधर से कंप्रेशन हो रही है क्योंकि ये वापस कंप्रेस हो गया। तो यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पे रेयरफैक्शन। इसी तरह जब ये आगे मूव करता जाएगा तो यही रेयरफैक्शन ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगी, यानी कि वेव ट्रांसफ़र होती है पूरे मीडियम में। जैसे इधर हमने बात की थी तो ये वेव पहले यहाँ जनरेट हुई, आगे ट्रांसफ़र कर गई और फिर आगे जाकर जहाँ से फिक्स था वहाँ से टकराकर ख़त्म हो जाएगी। तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर ये जो सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, कर्व प्रोड्यूस हो रहा है, इस टाइप की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसकी डेफिनेशन अब हम डिस्कस करेंगे। और उसी तरह जैसे कि रेयरफैक्शन और अगर कंप्रेशन हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो तो वहाँ पर जो वेव जनरेट होती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वेव्स की दो टाइप्स हैं, मेजर दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके अलावा भी बहुत सारी वेव्स होती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन दो वेव्स को अब डिटेल से। अब हम बात करेंगे वेव की टाइप्स की। जैसा कि मैंने अभी जब इसका फर्स्ट लेक्चर दिया वेव का तो उस पर मैंने बात की थी कि जो
वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या रोप में वेव्स जनरेट हो रही हैं, वो कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और जो स्प्रिंग में या जो फिर बोगी जब मूव कर रही थी इंजन के साथ, तो उस वक्त जो वेव्स थी वो थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पर इनको बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेव्स की दो बेसिक टाइप्स थी, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये मेन कैटेगरी है वेव्स की। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर डिस्टर्बेंस इस तरह ट्रैवल हो कि वो पार्टिकल्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। पार्टिकल्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर का मतलब ये है, जैसे इफ़ आई सपोज ये मीडियम है, इससे वेव जनरेट हो रही हैं, तो इस मीडियम से अगर वेव जनरेट हो रही हैं तो ये मीडियम की जो डायरेक्शन है वेव जनरेशन की वो इस तरफ है, यानी कि वो फॉरवर्ड है। लेकिन अगर इसकी मूवमेंट देखें पार्टिकल्स की जो वेव जनरेट कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स की मूवमेंट अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड है, यानी कि ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रहा है। अगर देखो तो डायरेक्शन इस तरफ है, पर ये जो वेव है ये ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो ऊपर और नीचे आ रही है। तो इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। परपेंडिकुलरली मतलब कि ये जिस तरफ इनकी डायरेक्शन है पार्टिकल्स की मूवमेंट की, उससे 90 डिग्री पर ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ से हम चेक करें तो ये 90 डिग्री ऑलमोस्ट बना रहे हैं। वेव्स की जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है उस तरफ डायरेक्शन फॉरवर्ड है, लेकिन जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। इनकी एग्जाम्पल हमारे पास लाइट वेव्स हैं। लाइट वेव्स में बिल्कुल यही हो रहा होता है कि वेव स्प्रेड हो रही होती है, मतलब वो अप एंड डाउन ट्रैवल कर रही होती है जिस डायरेक्शन में उसको ट्रैवल करना चाहिए उसके, ठीक है। तो इस वजह से लाइट पूरे रूम में स्प्रेड हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ये वेव अप एंड डाउन ट्रैवल करती है। इसी तरह वाटर वेव्स की मैंने बात की थी इससे पहले, जो एग्जांपल ली थी कि अगर आप कोई भी स्टोन या कोई भी पेंसिल वगैरह से वाटर को डिस्टर्ब करें तो वहाँ पर उसमें वेव्स जो जनरेट होती हैं वो पूरे वाटर में सर्कुलेट करती हैं। तो वो भी कौन सी वेव्स हैं? वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इसी तरह रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स है? रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान इमिट होती हैं। तो वो जो वेव्स हैं अल्फा बीटा गामा, उस वक्त जो वेव्स जनरेट हो रही होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में ही आती हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स हो गई। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स ही कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स हैं? जैसे कि मैंने कहा था स्प्रिंग में और इंजन में जो उस वक्त प्रोड्यूस हो रही थी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसमें जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट है वेव भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ पार्टिकल्स इस तरह मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो इसकी जो वेव है वो भी इसी तरफ जनरेट हो रही होगी। जैसे हमने स्प्रिंग की बात की थी, तो स्प्रिंग जो बोगी के साथ अटैच था और इंजन के साथ अटैच था, तो इंजन आगे की तरफ मूव कर रहा था, तो उसमें जो वेव जनरेट हो रही थी वो भी आगे की तरफ ही रेयरफैक्शन प्रोड्यूस कर रही थी। उसी तरह जब वो कंप्रेस हो रहा था तो वो बैकवर्ड हो रहा था, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पैरेलल इन डायरेक्शन है या ये सेम इन डायरेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो इस वक्त जो वेव जनरेट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो जनरेट होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि उसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन हो रही होती है। कहीं पे वेव एक्सपेंड कर रही होती है, कहीं पे वेव कंप्रेस हो रही होती है। इसी तरह फिर इसकी एग्जांपल साउंड वेव्स हो गई। और वेव्स इन स्प्रिंग में जो वेव्स जनरेट होती है वो भी इसी की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वेव्स इन स्प्रिंग, तो ये इसकी एग्जांपल में आ गया। इसी तरह जो बोगी में वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी वो भी यही थी। अब वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टर्म्स पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह वेव्स के लिए भी कुछ टर्म्स यूज होंगी। सबसे पहली टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड इन यूनिट टाइम है, यानी एक सेकंड में जितनी वेव्स जनरेट हो रही हैं वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बता रही होगी।
अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। ये हमने वेव जिसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी स्टडी किया था। ये ऐसा यूनिट हर्ट्ज होगा और साइकिल पर सेकंड होगा। फिर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें एक वेव पूरी कंप्लीट होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव की, तो ये पूरी एक वेव कंप्लीट हुई है। तो एक वेव कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, या हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए एक रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम पीरियड कहलाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसी से हमने निकाला था जैसे पहले किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, बिल्कुल उसी तरह टी किसके इक्वल आ गया 1/f के, और ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, सेकंड होगा। इसके बाद अब वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, जैसे कि आपने पहले SHM के लिए पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ दोनों वेव्स के लिए यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग अलग है। ट्रांसवर्स के लिए वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में कौन से, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव यानी कि जो साथ साथ हैं आपस में, उनके दरमियान का जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से लेकर ये और यहाँ तक, अब पहली चीज़ यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। तो वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, यानी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उससे अपवर्ड की तरफ है, तो ये कहलाता है क्रस्ट। और अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट डाउनवर्ड हो रही है तो ये कहलाता है ट्रफ। तो एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो फासला होगा यानी ये वाला, ये कहलाता है वेवलेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रांसवर्स वेव्स के लिए बताया, वैसे वेवलेंथ को किससे शो किया जाता है, लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ा जाता है। ये इसका सिंबल है वेवलेंथ का, ठीक है। इसी तरह फिर अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो कंप्रेशन हो रही है, यानी यहाँ पे ये कंप्रेशन है और ये रेयरफैक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो जनरेट हो रहा है, ये जो गैप है, ये क्या कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। तो अगर क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला है कौन से, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव यानी साथ साथ, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स वेव्स की वेवलेंथ होगी। लेकिन अगर किसके, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस है तो वो क्या कहलाएगा, वो वेवलेंथ कहलाएगी किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, ठीक है। इसको हम मीटर से मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला आगे हम एक ड्राइव करेंगे डेरिवेशन के थ्रू। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल से मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो क्रस्ट यहाँ तक था, तो पूरा ये जो ऊपर तक, ये जो अपवर्ड इसकी मूवमेंट है, मैक्सिमम मूवमेंट, पार्टिकल्स मैक्सिमम जितना ऊपर तक जा रहे हैं ये इसका एम्पलीट्यूड है, या मैक्सिमम जितना डाउनवर्ड जा रहे हैं ये भी इसका एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ये क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन यानी यहाँ से जो मैक्सिमम फासला कवर कर रही है, यहाँ से जो मैक्सिमम फासला कवर कर रही है, क्योंकि इसके डिस्टर्बेंस यहाँ पर ये अनडिस्टर्ब थी, यहाँ से इसकी डिस्टर्बेंस शुरू हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ तक हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव की। अब आगे हम बात करेंगे वेवलेंथ के लिए डेरिवेशन की, जो कि वेव वेलोसिटी की मदद से की जाएगी। वेलोसिटी की, वेव वेलोसिटी की डेरिवेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या आती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम।
वेव वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी जो वेव प्रोड्यूस करेगी या कह लें वेव के कवर करते हुए प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन यूनिट टाइम, यानी जब वेव ट्रैवल कर रही है यूनिट टाइम में तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो वेव वेलोसिटी कहलाती है। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। एफ यहाँ पे वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा यहाँ पर वेव लेंथ है। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं छोटी सी। इस डेरिवेशन में हमने क्या किया? एक ट्रांसवर्स वेव को कंसीडर किया। वो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ कंसीडर की गई, उसका टाइम पीरियड यानी पूरा जो वेव को ट्रैवल करने में जो टाइम पीरियड कंज्यूम हुआ वो टी लिया गया, और ये जो पूरी वेव एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा से इंडिकेट किया गया। इसके बाद यही चीज़ यहाँ पर हमने इसे नोट डाउन कर दिया, ठीक है, कि हमने क्या किया? एक वेव को कंसीडर किया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, फ्रीक्वेंसी एफ से मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे v वेलोसिटी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फिर अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। सिर्फ वेलोसिटी का अगर हम बात करें तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर यूनिट टाइम। अब s यहाँ पर किसके इक्वल है? लैम्डा के, क्योंकि यहाँ पर जो वेव डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम लैम्डा कंसीडर करते हैं। तो s लैम्डा के इक्वल है, और टाइम यहाँ पर जो टाइम कंज्यूम हो रहा है असल में वो टाइम पीरियड है। तो t किसके इक्वल है? कैपिटल T के। तो इंस्टेड ऑफ s लैम्डा आ गया और t की जगह कैपिटल T आ गया। अब हमने क्या किया? इस t को, और ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो हमने 1/t को अलग कर दिया और लैम्डा को अलग कर दिया। अब 1/t जैसे कि हमने वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि 1/t f के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1/t f के इक्वल आ गया, तो इस 1/t की जगह क्या आ गया? f आ गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है किसकी? माइक्रोवेव्स की, सॉरी रेडियो वेव्स की और लाइट वेव्स की और साउंड वेव्स की। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम है लेकिन वो सेम मीडियम से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, अगर उसकी यानी कह लें कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों सेम है और वो क्या कर रही है? सेम मीडियम से ट्रैवल कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी, अगर हम बात करें किसकी? लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स की, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज भी आता है, एक तो बात हुई कि सेम है, तो सेम है तो वेलोसिटी उसकी सेम रही, ये रही, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी ये दोनों चेंज भी होते हैं तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो सेम ही रहेगी अगर मीडियम सेम है। यानी अगर एयर से ही ट्रैवल कर रही हैं वेव्स तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के चेंज होने के बावजूद उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी लाइट की वेलोसिटी 3 एक्सपोनेंट 8 रहती है जब वो एयर से ट्रैवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके अलावा साउंड वेव्स जो एयर में ट्रैवल कर रही होती हैं तो उस वक्त एयर में जब ट्रैवल कर रही हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वी कैन से दैट विद डिफरेंट वेवलेंथ, तो वहाँ पर भी जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 330 मीटर पर सेकेंड होगी। कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री पर जो साउंड की वेलोसिटी होती है, कोई भी साउंड, उसकी 330 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ इसमें थोड़ी वेरिएशन आती है, तो वो जब हम साउंड का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक हमने इसकी डेरिवेशन की। इसके बाद अब हम वेव्स के लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि इसके बारे में इंटरफेरेंस और इसके रिफ्लेक्शन के बारे में टॉपिक की बात करते हैं। वेव्स के बारे में सबसे पहले क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और फिर बात करेंगे इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस ये असल में दोनों वेव का बिहेवियर है कि वेव्स किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, या आप कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव है, ठीक है। इस पे पूरा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक, तो ये चैप्टर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव, और वी कैन ऑल्सो से दैट बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग।
तो किसी भी चीज़ का टकरा कर वापस जाना किसी भी सरफेस से, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। इट विल बी स्टडीड इन डिटेल इन अदर वीडियोज़। इसके बाद फिर अब इसको समझाने के लिए इसके वेव्स में किस तरह रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिरर को कंसीडर किया। दिस इज़ द मिरर। ये जो मीडियम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिस सरफेस को हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक मिरर है। अब इस मिरर को हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, यहाँ से इससे वेव्स की इजेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंसिडेंट वेव्स ली। ये जो वेव्स हैं ये लाइट वेव्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था ट्रांसवर्स वेव्स में लाइट वेव्स भी आ रही थी, तो ये लाइट वेव्स हैं। तो लाइट वेव्स में वो वेव्स जो मीडियम पर स्ट्राइक कर रही हैं, मीडियम से टकरा रही हैं, ये क्या कहलाएंगी, इंसिडेंट वेव्स। टकराने के बाद लाइट क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है। तो टकराने के बाद वो जो वेव्स आ रही है वापस बाउंस बैक कर रही है ऑन द सेम एंगल, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स कहला रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आपने देखा होगा, इफ़ यू नोट इन योर कॉमन लाइफ, तो जब मिरर की मदद से आप क्या करते हैं, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में उसको लेके खड़े होते हैं, तो लाइट बिल्कुल अपोजिटली ट्रैवल करके दूसरी डायरेक्शन में शेड दे रही होती है अगर उसका एंगल सेट किया जाए तो वो जो लाइट का शेड मिरर से स्ट्राइक करके दूसरी जगह पे पड़ रहा होता है, ये किस वजह से पड़ रहा होता है, क्योंकि लाइट या तो आप कह सकते हैं वेव्स, ठीक है, वेव्स क्या कर सकती हैं, रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, टकराकर वापस बाउंस कर सकती हैं। तो ये वेव्स का बिहेवियर है, एक यूनिक बिहेवियर है। यहाँ पे तो मैंने बात की लाइट वेव्स की। इसके अलावा दूसरी जो वेव्स होती हैं वो होती हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को अगर हम नोट करें तो साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं। साउंड वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, इफ़ यू नोटिस योर सेल्फ, जब भी हम क्या करते हैं कि किसी हिली एरियाज में जाते हैं या बहुत सुनसान एरिया होता है, तो वहाँ पर हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, जिसको हम इको कहते हैं। तो वो जो इको प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो जितनी भी वेव्स हैं ये सारी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, एक बिहेवियर तो ये हो गया। दूसरा बिहेवियर इसका क्या है, दूसरा बिहेवियर इसका इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो इंटरफेयर मीन्स टू इन्वॉल्व इन समबडी, और ये क्या लेंगे, मदाखलत करना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस यहाँ पर किसकी होगी, वेव्स की। यानी वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं अगर सेम रीजन और सेम स्पेस में मौजूद हैं, यानी उनकी सोर्स एक है तो। ठीक है, एक ही सोर्स से और एक ही एरियाज में, एक ही एरिया में वहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो असल में आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं। इसी तरह जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि अगर क्रस्ट और ट्रफ वेव्स का आपस में मिल जाए एक साथ, ठीक है, अगर दो वेव्स का क्रस्ट और ट्रफ, कैसे, क्रस्ट क्रस्ट से मिलेगा और ट्रफ से मिलेगा, तो वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इसका क्रस्ट था, ये एक वेव थी, ये दूसरी वेव थी, तो ये इसका ट्रफ था, सॉरी ये किसका क्रस्ट था, तो दोनों के क्रस्ट आपस में मिल गए। तो जब आपस में मिल रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, और उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर इसका ट्रफ इसके ट्रफ से मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी दो वेव्स का इस तरीके से मिलना कि दोनों वेव्स मिलकर एक हायर एम्पलीट्यूड की वेव बना दे, तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड इतना था, लेकिन जब दूसरी वेव इसके ऊपर से पास कर रही है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, x1 प्लस x2। तो ये एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होना यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो वेव बनेगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम काफ़ी सारे बच्चे मिलकर, काफ़ी सारे लोग मिलकर सेम कोई वर्ड्स प्रोनाउंस करें, यानी कोई सॉन्ग वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ अगर गा रहे हैं, तो वहाँ पर जो हो रहा होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जो रिजल्टेंट वेव्स बनती हैं
वो क्या होती है, ज़्यादा हायर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेव्स। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि जो आवाज़ है वो बहुत बढ़ जाती है और वर्ड्स भी बाकायदा क्लियर हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वेव्स होती है जनरेट हो रही होती है वो तकरीबन सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रिक्वेंसी रख रही होती है, जिसकी वजह से लाउड वॉइस प्रोनाउंस हो रही होती है और वर्ड्स भी क्लियर आ रहे होते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस दो तरह का था, एक कंस्ट्रक्टिव था, एक डिस्ट्रक्टिव था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ, यहाँ पे क्या है, क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पहली वेव थी, इस वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिल रहा है। तो अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिले तो वहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वेव का ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा था दूसरी वेव के, और इसका जो क्रस्ट होगा इसी वेव का वो दूसरी वेव के ट्रफ से मिल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, अब जब ये क्रस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड भी कभी ज़ीरो हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि वेव डिस्ट्रक्ट होती है, वहाँ पर कोई वेव नहीं बचती, ठीक है। जैसे कि जब इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर इन लार्ज क्वांटिटी लाइक इन सी, तो समंदर में क्या हो रहा होता है, समंदर में दो वेव्स अगर अपोजिटली आ रही हैं तो अपोजिटली जब वो मिलती हैं तो उनका क्रस्ट ट्रफ और क्रस्ट ट्रफ अपोजिटली जब स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, वो दोनों वेव्स कैंसिल हो जाती हैं और वाटर में कोई रिजल्टेंट वेव नहीं बचती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव, तो अगर वाटर की वेव्स की हम बात करें तो वाटर में मल्टी वेव्स मिल रही होती हैं समंदर के वाटर में, तो वहाँ पर जब वो मिल रही होती हैं तो वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन्स बनते हैं या कह लें स्टॉर्म्स वगैरह आ रहे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी वेव्स मिलकर जो समंदर में प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी मिलती हैं और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ी वेव बनती है और क्या होता है, वो सैलाब वगैरह और स्टॉर्म्स वगैरह का बाइस बनती है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि वेव्स मिलती हैं, कैंसिल कर देती हैं। जब वो कैंसिल कर देती हैं तो कोई नई वेव जनरेट नहीं होती। तो यहाँ तक हमने बात की थी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव्स, अगर मिसाल के तौर पर वो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड और जिनकी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, उस वक्त वो क्या करती हैं, एक दूसरे से जब मिलती हैं तो वो अक्सर एक दूसरे को कैंसिल भी करती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये एक वेव यहाँ से आ रही थी ऐसे और दूसरी वेव ये इधर से प्रोड्यूस हो रही है, यानी एक यहाँ से आ रही है इस तरफ से, दूसरी यहाँ से आ रही है, तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी अगर सेम है, तो जब ये मिलेंगी तो मिलकर क्या होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल भी करेंगी। तो उस वक्त जो रिजल्टेंट वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स भी कहा जा रहा होता है और स्टैंडिंग वेव्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होती हैं? जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स आपस में स्ट्राइक करती हैं अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए। तो इसमें भी यही होता है, कभी वेव कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, कभी डिस्ट्रक्ट हो रही होती है। तो ये जो फिनोमेना है, उस वक्त जो रिजल्टेंट वेव्स बच जाती हैं वो कहलाती हैं स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स। अब यहाँ पर ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है दोनों वेव्स का, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पर दोनों वेव्स का, यानी इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मैक्सिमम है, तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो कहलाता है एंटी नोड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इनके जो अपोजिट एंड्स हैं जहाँ पर वेव्स का एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो है, तो एम्पलीट्यूड जहाँ पर ज़ीरो है ये कहलाते हैं नोड्स। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, ये नोड्स कहलाएगा।
यहाँ भी एम्पलीट्यूड 0 है, ये भी नोड्स हैं, और यहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, ये भी नोड्स हैं। तो ये इनके नोड्स मौजूद हैं, और जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंटी नोड। ठीक है, तो ये हमने बात की अभी स्टेशनरी वेव्स की, जिनको और क्या नाम देते हैं, स्टैंडिंग वेव्स का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारा वेव का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में, जो कि हमारे इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन था।